हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रॉन्च एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था विधि के समक्ष समता, फिर उसके बाद में हमने पढ़े थे स्वतंत्रता के अधिकार, फिर उसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमने कल आर्टिकल 23 तक हम पढ़ चुके थे। तो हम जो आज से हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे आर्टिकल 24 से। तो आर्टिकल 24 का है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है हमारे पास में कि किसी फैक्ट्री कारखाने के अंदर अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोई कार्य कर रहे तो उनका कार्य अवैध माना जाएगा। अर्थात किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में कार्य करवाना एक जुर्म माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बात बोली गई है कि आर्टिकल 24 क्या बोलता है हमारे पास में। आर्टिकल 24 बोलता है हमारे पास में कि किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि, अर्थात किसी भी रासायनिक उद्योग के अंदर या फिर किसी कीटनाशक उद्योग के अंदर 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे कार्य करते तो वो क्या है, गैर कानूनी हमारे पास में। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध करता है और यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दिष्ट कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। ठीक है, तो बाल श्रम अधिनियम कब आया था? 1986 के अंदर, और इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून। इसके बाद बाल नियोजन अधिनियम आया था 1938 के अंदर की बात बोली गई है। फिर कारखाना अधिनियम आया 1948 में, खान अधिनियम आया हमारे पास में 1952 में, वाणिज्य पोत अधिनियम परिवहन आया हमारे पास में 1958 में, बागान अधिनियम आया 1951 और मोटर परिवहन अधिनियम हमारे पास में आया है 1951 के अंदर। तो दो अधिनियम तो कब आए? 51 में। बागान श्रम अधिनियम और कर्मकार अधिनियम की बात बोली गई है। फिर इसके बाद प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में और बीड़ी तथा सिगार अधिनियम आया 1966 के अंदर की बात बोली है। और इसी प्रकार के अन्य अधिनियम क्या करते हैं? निश्चित आयु से कम बच्चों के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करते हैं। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य नहीं करेंगे, चाहे वो रसायन का हो, चाहे कीटनाशक या फिर अन्य कोई भी कारखाने से, उद्योग से संबंधित। तो ठीक है, फिर इसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात हम बोल रहे हैं तो किस आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 25 से 28 तक की बोली गई है। ठीक है, राज्य किसी भी विशेष धर्म को महत्व नहीं देगा, सभी धर्मों के लिए क्या है वो समान व्यवस्था करेगा। ये बात किसके अंदर बोली जाती है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर। तो हम एक एक डिटेल को पहले पूरे आर्टिकल्स देख लेते हैं कि 25 से 28 तक कौन कौन से आर्टिकल है। उसके बाद जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है वो 29 और 30 के अंदर है, तो वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक एक आर्टिकल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 25 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास में। फिर 26 हमारे पास में बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात बोली है। ठीक है, तो 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रचार प्रसार का अधिकार। अर्थात आप स्वतंत्र हो किसी भी धर्म को मानने, अबाध रूप से उसके संचरण के लिए और उनके नियमों के पालन करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। इसके बाद आता है हमारे पास में 26, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात बोली है। प्रचार प्रसार, धार्मिक कार्यों के अंदर सम्मिलित होने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। इसके बाद हमारे पास में आर्टिकल 27, तो धर्म की अभिवृद्धि के करों की स्वतंत्रता। अर्थात धर्म के नाम पर आप पर कोई भी कर आरोपित किया जाता है, ठीक है, आपसे कोई भी जबरन टैक्स वसूला जाता है तो आप उसको देने से मना कर सकते हैं। अर्थात राज्य किसी विशेष धर्म के लिए जो जीडीपी का या जीएसटीपी का जितना भी कर वसूला जाएगा तो उसका क्या है, आप उपयोग नहीं करेंगे विशेष धर्म के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आर्टिकल 28 है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार है। मतलब आप अगर किसी विशेष धर्म की कोई शिक्षा दी जा रही है तो आप में उसमें उपस्थित होने का आपको अधिकार है, या फिर अन्यथा अनुपस्थित होने का भी आपको क्या है, अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात बोली गई है हमारे पास में। आर्टिकल 30 बोलता है धार्मिक और शैक्षिक संस्था खोलने के अधिकार की बात बोली गई है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति धर्म के कोई से भी अधिनियम के लिए स्वतंत्र है किसी भी धार्मिक संस्था को खोलने के लिए और शैक्षिक संस्था को खोलने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमने पढ़े ये पूरे आर्टिकल देखे। अब एक एक आर्टिकल को हम क्या है बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 25 की बात बोलिए, तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात बोलिए। तो धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की बात बोली जाती है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण की और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात बोली है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 के अंदर क्या क्या प्रथाओं की बात की गई है? सबसे पहले अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। अर्थात किसकी कितनी आस्था है उसके ऊपर क्या है, इसके अंदर छूट की बात बोली गई है कि भगवान के प्रति कितनी आस्था, श्रद्धा की बात की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आता है मानने का अधिकार। तो आप अपने धार्मिक विश्वास और आस्था के अनुसार किसी भी भगवान या फिर बिना किए की घोषणा के क्या कर सकते हैं, आप उसको सार्वजनिक भगवान को मानने की आपको घोषणा की बात बोली गई है। ठीक है, किसी भी धर्म को सार्वजनिक रूप से मानने की स्वतंत्रता की प्रदानता की गई है। इसके बाद में हमारे पास आता है अगला जो है
कि धर्म के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है। तो राज्य किस किस बात की अनुमति इसके अंदर देता है, ठीक है। तो राज्य किस किस बात की अनुमति देगा, तो देखो सबसे पहले धार्मिक आचरण से संबंध किसी वित्तीय, राजनीतिक या आर्थिक लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में सेकेंड बात बोली कि सामाजिक कल्याण के लिए और सुधार के लिए जो सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्था है, तो हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए उनको खोलना यानी उपलब्ध करवाना। इसके बाद आर्टिकल 25 में 2 व्याख्या दी गई। कौन सी, सबसे पहले कृपाण धारण करना, अर्थात सिख धर्म जो है उनमें 5 क की बात की जाती है। केश, कंगा, इस प्रकार से 5 क होते हैं हमारे पास में, तो उनको क्या है, कृपाण का भी उनको रखने का अधिकार होता है और सिख धर्म में मानने का क्या है, ये अंग समझा जाता है। तो इस प्रकार से 2 व्याख्या इसके अंदर बोली जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास में आता है इस संदर्भ में क्या, हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध धर्म भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, ठीक है। हमारे पास में केश, कंगा, केच, लोसन, इनकी बात बोली जाती है, ठीक है। तो हमने ये आर्टिकल 25 यहाँ तक देखा। फिर इसके बाद में आर्टिकल 25 के अंदर क्या बात बोली गई है हमारे पास में, तो आर्टिकल 25 हमसे बोलता है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देगा। तो आर्टिकल 26 क्या है हमारे पास में, आर्टिकल 26 देगा कि वो क्या करेगा, धार्मिक संप्रदाय और अनुभागों के अधिकार की रक्षा प्रदान करता है। अर्थात आर्टिकल 25 तो हमें किससे रक्षा प्रदान कर रहा है, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, अर्थात उनका हनन नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 26 बोलता है हमारे पास में धार्मिक संप्रदाय और अनुभागों के अधिकार प्रदान करने की गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि आर्टिकल 26 अगर 25 व्यक्तिगत रूप से अधिकारों की रक्षा कर रहा है, तो आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करेगा। फिर आर्टिकल 25 की तरह वही 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबद्धों के अधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होना चाहिए, एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तृप्ति के लिए क्या हो, अनुकूल हो। तो जिनका विश्वास तंत्र क्या हो, उनके आत्मिक तृप्ति के लिए अनुकूल हो, इस बात बोली गई है। फिर इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सामान्य संगठन की भी इसके अंदर गठन की बात बोली गई है। और इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, मतलब जैसे किसी की पहचान देते, जैसे ABVP दल है अपने पास में, ठीक है, अखिल भारतीय विद्या परिषद। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बहुत सारे संगठनों के नाम होते हैं, उनका क्या होता है, एक सामान्य संगठन की बात बोली गई है हमारे पास में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आती है धार्मिक करों की स्वतंत्रता, करों के बारे में स्वतंत्रता की बात बोली गई। अर्थात आर्टिकल 27 के अंदर ये पहले भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि और पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात गवर्नमेंट जबरदस्ती टैक्स आरोपित नहीं कर सकती, धर्म के नाम पर किसी से भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा, इसकी बात इसके अंदर बोली गई है। दूसरे शब्दों के अंदर राज्य के रूप में एकत्रित धन को, अर्थात राज्य जो टैक्स वसूलता है वो किसी भी एक विशिष्ट धर्म पर लगाने के उद्देश्य से और धार्मिक उद्देश्य और रखरखाव के लिए व्यय करना नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद में हमारे पास बोली गई ये व्यवस्था राज्य को किसी धर्म के दूसरे मुकाबले पक्ष लेने से रोकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्म रखरखाव के लिए किया जाएगा और उनके विकास और उन्नति के लिए किया जाएगा। और ये विकास केवल कर की उगाही पर ही रोक लगाएगा, किस पर, कर की उगाही पर, ना कि शुल्क पर। यह कर की उगाही पर रोक लगाने की बात इसके अंदर बोली गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य क्या होता है, धार्मिक संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष, अपन ने धर्मनिरपेक्ष पढ़ा था जब प्रस्तावना पढ़ी थी 42 अमेंडमेंट, याद है, स्वर्ण सिंह समिति 1976, 3 शब्द जोड़े थे अपन ने, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थयात्रियों से क्या शुल्क की उगाही तो की जा सकती है, अर्थात शुल्क लेने की तो हाँ है, परंतु कर लगाने की उगाही है, कर आप उनसे वसूल नहीं कर सकते, ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिले और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इस तरह के धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्च के विनियमीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 आता है हमारे पास में। आप बोलोगे सर जल्दी जल्दी हो गए, पर जितना दे रखा है उतना तो अपन पढ़ ही रहे कंप्लीट एक एक करके। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आर्टिकल 24 पढ़ लिया था हमने, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर बात बोली गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य करने के लिए क्या उनका प्रवेश निषिद्ध माना गया है। इसके बाद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात व्यक्ति स्वतंत्र किसी भी धर्म को मानने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए उसको क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 26 में बोला है धार्मिक करों के बात के बारे में संचरण की बात बोली गई है, ठीक है। उसके बारे में क्या, वो प्रबुद्ध की स्वतंत्र है वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आर्टिकल 27 के अंदर बोला गया धार्मिक करों के अंदर जो संप्रदाय की स्वतंत्रता की बात बोली गई, अर्थात गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी से भी धर्म के नाम पर टैक्स वसूल नहीं कर सकती है। उसके अलावा राज्य चाहे तो शुल्क वसूल सकती है, परंतु टैक्स नहीं वसूलेगी। शुल्क अर्थात तीर्थ यात्रा का जो कर होता है, इसके अलावा जो भी अन्य कर जो कि धार्मिक
संस्थाओं के लिए लिए जाते हैं और राज्य एक किसी विशिष्ट धर्म के लिए उन करों का उपयोग जो वसूले जाते हैं उसके किसी भी मंदिर या किसी भी संप्रदाय के लिए विशेष रूप से उसका उपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आता है आर्टिकल 28 आता है। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से क्या है, ये स्वतंत्रता की बात बोली गई है। अर्थात आप किसी पर भी ज़बरदस्ती किसी पर भी आप ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते कि आपको उसमें उस सम्मेलन में या उस कार्यक्रम में शामिल होना होगा। ठीक है, उससे क्या है, आपको स्वतंत्रता की बात बोली गई। आर्टिकल 28 बोलता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात धार्मिक शिक्षा की क्या है, मनाई कि किसी विशिष्ट धर्म के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज प्रदान नहीं की जाएगी। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, किसी धर्म के बारे में कोई टॉपिक आया तो उससे रिलेटेड ही चर्चा विद्यालय के अंदर की जाएगी। फिर इसके बाद में हमारे पास बोला है कि ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना क्या किसी न्यास के अधीन की गई है। मतलब न्यास अर्थात किसी कोई कंपनी या किसी लोकल बॉडी के द्वारा उस विद्यालय की स्थापना की गई है तो उस पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि एक वो विशिष्ट धर्म के द्वारा खोला गया है तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस धर्म के बारे में अधिक जानकारी, किस धर्म को महत्व देते हैं। तो उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसके अंदर सम्मिलित होने की क्या है, सबको आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि। राज्य निधि यानी क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात बोली गई है। तो वो जो शिक्षा संस्थान उसमें उपस्थित होते हैं तो उनके किसी भी व्यक्ति को इसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए अपनी सहमति से बाध्य नहीं किया जाएगा। और अवयस्क के मामले में तो उसके संरक्षक की जो है वो क्या होगी, सहमति की आवश्यकता होगी अपने पास में। ठीक है, इसके बाद में इस तरह आर्टिकल 28 क्या है, 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में विभेद करता है। अब पहली शैक्षणिक संस्था क्या है, जिनका पूरी तरह क्या है रख रखाव राज्य करता है। तो रख रखाव राज्य करेगा अर्थात राज्य के द्वारा क्या है वो संचालित की जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में बोला गया है कि ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उसकी स्थापना क्या है किसी न्यास के तहत हुई हो, किसी न्यास के तहत हुई हो और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की बात बोली गई है हमारे पास में कि राज्य के द्वारा उसको क्या है मान्यता प्रदान की गई है। और ऐसे संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करते हैं, वित्त सहायता अर्थात अभी अपन ने देखा था क्या, राज्य निधि से धन प्राप्ति की बात बोली गई है। और प्रावधान 1 के अंदर क्या है, धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है कि धार्मिक निर्देश के बारे में प्रतिबद्धता की बात बोली गई है। और अपने जो सेकंड है इसके अंदर क्या बोला गया कि धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। भाई आप अपने इच्छा अनुसार जो आपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है तो उसके अंदर आपको धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है कि आप धर्म से रिलेटेड भी शिक्षा प्रदान कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास में बोला है 3rd और 4th में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो हमारे पास आता है आर्टिकल 29। क्या आता है, आर्टिकल 29 की बात बोली गई है। तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक, मैं खुद अल्पसंख्यक हूँ, माइनॉरिटी के अंदर आता हूँ। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 29 में क्या बोला है, भारत के राज्य क्षेत्र यानी स्टेट या यूटी, ठीक है, स्टेट या यूटी, तो किसी भी भाग में रहने वाले जो नागरिक है तो उनके किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो तो उसे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक अर्थात जो बहुत ही कम संख्या में होते हैं तो उसके अंदर क्या, अगर उनकी कोई विशिष्ट भाषा है या लिपि है या उनकी कोई संस्कृति है तो उसे सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। किनको, अल्पसंख्यकों को, यानी अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात आर्टिकल 29 के अंदर बोली गई है। और यह व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा कर रही है जबकि दूसरी व्यवस्था क्या है, नागरिकों के व्यक्तित्व की रक्षा करती है। ठीक है, नागरिकता हमने कब पढ़ी थी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित होते हैं अपने पास में। इसके बाद हमारे पास में आता है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 हमने पहले देखी अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात बोली गई है, पर ये क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को क्या है संरक्षण प्रदान करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद की जो व्यवस्था है, ठीक है, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, क्योंकि नागरिकों का कोई भी वर्ग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से, नागरिक वर्ग कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, इसकी बात इसके अंदर बोली गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी है कि भाषा की रक्षा हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी क्या इसके अंदर सम्मिलित है। भाषा की रक्षा हेतु अपन ने सबसे पहले देखा था जो भाषाई प्रांत पर आयोग बना था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था, वो किसे, पोट्टू श्रीरामुलु। तो 1953 में उन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी जिससे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसे राज्य बना था जिसको भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था अपने पास में। ठीक है, और अतः नागरिकों के अनुभाग को अपनी भाषा के संरक्षण के लिए भी क्या है, राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 की बात इसके अंदर बोली गई कि वो इसका उल्लंघन नहीं करते। आरपीए कब आया था, 1951 के अंदर आया था हमारे पास में। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 29 हमने देखा पहले,
एक बार देख लो, 27 तक तो हम पढ़ ही चुके थे, अब हम देख लेंगे एक बार 28 आर्टिकल से। तो आर्टिकल 28 हमारे पास में क्या बोलता है कि धार्मिक जो स्वतंत्र है हमारे पास में, उसमें क्या है, शिक्षा से उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अर्थात आर्टिकल 28 में राज्य निधि से अगर पूर्णतः कोई पोषित निधि संस्था है तो क्या है, कोई भी धार्मिक शिक्षा उसके अंदर नहीं दी जाएगी। और ये व्यवस्था उन संस्थानों में लागू होती थी जिनके अंदर प्रशासन या तो राज्य कर रहा है या फिर किसी न्यास के अधीन क्या है वो स्थापित हो चुका है। फिर इसके बाद में बोला है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, राज्य से मान्यता उसको प्राप्त हो चुकी है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य उसका क्या है, वित्त पोषण कर रही है। तो वित्त पोषण करने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को भी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर बाध्यता समाप्त कर दी गई है, जबरदस्ती नहीं है कि अगर हिंदू मुस्लिम शिक्षा प्रदान की जा रही है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा प्रदान की जा रही है तो उसमें हिंदुओं का सम्मिलित होना आवश्यक है, या हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर कोई शिक्षा प्रदान की जा रही है तो उसमें मुस्लिम वर्ग का होना आवश्यक है। ये सब क्या है, ये प्रावधान समाप्त कर दिए गए अपने पास में। और अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 28। 4 प्रकार के हमने पढ़े थे, क्या जिनका पूरी तरह रखरखाव कौन करता है, राज्य, और जिनका प्रशासन राज्य तो करता है और उनकी स्थापना क्या किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई है, और राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की बात बोली गई है। और ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता तो प्राप्त करते हैं वो धार्मिक निर्देश क्या पूरी तरह प्रतिबंधित होते हैं अपने पास में। ठीक है, और स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति की बात। फिर हमने आर्टिकल 29 देखा तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात बोली गई है। क्या होता है कि अल्पसंख्यक अर्थात कोई ऐसा छोटा समूह जो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अर्थात बहुत कम संख्या होती है, तो उनको उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति को संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ये व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तित्व की रक्षा करती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो। और आर्टिकल 29 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, ठीक है, आप देखो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को क्या संरक्षण प्रदान करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी है कि अनुच्छेद है वो क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है बल्कि नागरिकों का कोई भी शब्द उसके अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की बात इसके अंदर बोली गई है हमारे पास में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था ये भी दे दी है कि भाषा की रक्षा हेतु क्या आंदोलन करने का अधिकार है। इसका उदाहरण हमने देखा था सबसे पहले आंध्र प्रदेश को जब भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था तो पोट्टी श्री रामुलु ने वहाँ पर 56 दिन तक अनशन करा था। उसके पश्चात उनकी भूख हड़ताल के पश्चात जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद बोले गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था भी दी है कि आंदोलन तो कर लिया, फिर तो राजनीतिक भाषण और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते अपने पास में। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया। फिर आर्टिकल 30 आता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। ये किस में आता है, आर्टिकल 30 के अंदर बात बोली गई है। तो आर्टिकल 30 बोलता है कि चाहे अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक हो चाहे भाषाई हो उनको क्या है निम्नलिखित अधिकार प्रदान है। सबसे पहले क्या अधिकार प्रदान है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान, मतलब जिसके अंदर उनको इंटरेस्ट आता हो उनको उन शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग अपने इच्छा अनुसार किसी भी संस्थान की या धार्मिक या शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन संभाल सकते हैं, यानी उनका संचालन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोला है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उन्हें प्राप्त अधिकार निर्बंधित या निरस्त नहीं होंगे। अर्थात राज्य के द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्था है तो उनकी किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति रकम से उन्हें प्राप्त अधिकार निर्बंधित नहीं निरस्त नहीं होगा। और राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। क्या करेगा, राज्य आर्थिक सहायता के अंदर अल्पसंख्यक जो है उनके द्वारा जो प्रबंधित संस्थान है उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात हिंदुओं के लिए ज़्यादा फंड नहीं, ना मुस्लिम समुदाय के लिए ज़्यादा फंड, ना सिख ईसाई के लिए ज़्यादा फंड। अर्थात क्या सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान रूप से ही मान्यता प्रदान की जाएगी। ये बात इसके अंदर बोली गई है हमारे पास में। फिर आर्टिकल 30 आता है हमारे पास में। तो आर्टिकल 30 के अंदर क्या क्या अधिकार मिले, तो सबसे पहले एक केस का नाम आप याद रखेंगे। ये केस मैंने ऐड करवाया इसके अंदर पीपीटी में, ठीक है, ढूंढ के निकाला इस केस को अपन ने, जो एकदम बिल्कुल डिटेल से कि पूछ लिया निम्न में से किस केस का संबंध अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। तो देखो, सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य कब आया था, ये 1974 में। कौन सा कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज था। कौन सा स्टेट था, गुजरात स्टेट था। 1974 के केस की बात बोली गई है। तथा TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, ये कब हुआ था, 2002 के अंदर। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण और धार्मिक शैक्षिक संस्थाओं की
स्थापना से संबंधित 2 केस हमने पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य। इसके बाद TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। तो गुजरात और कर्नाटक राज्य के बनाम हमने ये केस पढ़ा। पहला सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974 के अंदर, फिर TMA पाई फाउंडेशन कर्नाटक राज्य 2002 के अंदर की बात बोली गई है। तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, तो अपना शासन निकाय चुनने का अधिकार है, जिससे क्या हो, संस्थापकों को भरोसा हो कि वो क्या करेगा, संस्था को भली भांति चला सकेगा। अभी हमने हमारा नया प्लेटफॉर्म खुला है क्रॉन्च एकेडमी, हमारे सर ने, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, तो उनको क्या है, ये चुनने का अधिकार है कि वो संस्थापक है कि वो अपनी संस्था को क्या है, भली भांति मैनेज कर रहे हैं। अभी हमने नया नया सेटअप स्टार्ट करा है, फिर अभी हमारा ऑनलाइन चल रहा है, फिर धीरे कुछ दिनों में हमारा कोर्स लॉन्च होगा, फिर उसके बाद हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुलेंगे, फिर हमारी टेस्ट सीरीज होगी। तो इस प्रकार से क्या है, वो भली भांति संचालन कर सकते हैं। इसके बाद में बोला है शिक्षण कर्मचारी, जो हमारे चाहे वो लेक्चरार हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, तो उनको नियुक्त करने और कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर क्या है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का भी उनको अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात कोई भी शिक्षण कर्मचारी है तो ठीक है, उनको क्या है, अगर कोई भी लापरवाही बरती गई है उनके कार्यों में, मतलब उनका जो कर्तव्य है कि अर्थात किस प्रकार से किस चीज़ को व्यवस्था की जाएगी, किस चीज़ को किस समय उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसमें अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ क्या है, कार्रवाई किए जाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। और अपने पसंद के अर्थ विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने और एक सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। अर्थात अपनी इच्छा से स्वयं किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देना और उनको एक शुल्क ढांचा स्थापित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है, अर्थात फीस की बात इसमें बोली गई है। फिर आता है अपनी संपदा तथा परिसंपत्तियों का संस्थान के हितों में उपयोग करने का भी अधिकार है। मतलब जो सेविंग्स है, मतलब अभी जैसे हमने क्रॉन्च एकेडमी में जितना भी पैसा लगाया हो हमारे सर ने, तो वो क्या है, उनकी संपदा का अधिकार है, ठीक है। उनकी परिसंपत्तियों के संस्थान के अंदर हित के संरक्षण की बात बोली गई है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 30 में, जो हमने ये पढ़ लिया था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बहुसंख्यकों के साथ भी क्या स्थापित कर चुके हैं, और किसी भी प्रकार का भी विपरीत भेदभाव इसके अंदर नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले ये जो नॉर्मल बात बोली गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात बोली गई है। इसके बाद में बोला है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार पूर्ण की बात बोली गई है। फिर राज्य द्वारा निर्धारित अगर शर्तों का पालन किया जाता है तो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को क्या है, शिक्षक व्याख्या की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया अनुसार स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है, ठीक है। और राज्य सहायता प्राप्त करने से अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य सहायता राशि के समुचित उपयोग शर्त लगाता है और आर्टिकल 30(1) के अंदर अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकता है। तो क्या बोलिए, सबसे पहले देखो, राज्य द्वारा निर्धारित अर्हता शर्तों के पालन किए जाने की स्थिति में तो अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षक व्याख्याता की नियुक्ति युक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्र, मतलब आप किस प्रकार से किसी भी शिक्षक को अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी भी स्वतंत्रता की बात बोली गई है। और राज्य सहायता प्राप्त करने से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में क्या प्रकृति और चरित्र नहीं बदलता और राज्य सहायता राशि के समुचित उपयोग हेतु शर्त लगाता है। तो आर्टिकल 31 बोलता है कि अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 की बात बोली गई है। तो आर्टिकल 32 में हम सिर्फ इतने देखेंगे, रिट तक देखेंगे। आज जो 5 प्रकार की रिट है वो हम कल पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि आर्टिकल 32 बोलता क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या है, रिट जारी करता है, अर्थात उनके खिलाफ सुनवाई करता है। तो देखो, मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक जब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन, ठीक है, कोई भी प्रभावी प्रणाली लागू करने के लिए आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का प्रदान करता है अधिकार। तो दूसरे शब्दों में क्या है, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही क्या है, एक मूल अधिकार है। और BR अम्बेडकर संविधान के जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने क्या बोला, संविधान की आत्मा और हृदय आर्टिकल 32 को बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 32 संविधान की मूल विशेषताओं में और इसे कभी भी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये बात इसमें बोली गई है। फिर आता है आर्टिकल 32 के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो देखो, मुख्य प्रावधान क्या क्या है हमारे पास में, देखो मुख्य प्रावधान क्या क्या है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने, थोड़ा बोर्ड हिल जाता है बार बार बीच में, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं अगर मूल अधिकारों का हनन हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और संसद क्या है, उच्च जो अन्य न्यायालय उनको भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। आपातकाल कब, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में पढ़ा है हमने, 356 याद आ रहा है, और क्या है, राष्ट्रपति शासन 352 के अंदर की बात बोली गई है, ठीक है। 352 की बात बोली गई है हमारे पास में, राष्ट्रीय आपातकाल 352। तो आर्टिकल 359 को छोड़ के क्या है, आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर रिट 5 प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, 226, सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस की बात बोली है।
परमादेश यानी मेंडेमस की बात बोली है, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सीरिटोरी, और अधिकार पक्ष यानी क्यो वारंटो। 5 प्रकार की रिट जारी होती है, तो वो तो कल ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ 2-3, ठीक है। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात बोलिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो उसे सामने प्रस्तुत करना। प्रत्यक्ष क्या होता है, सामने लेके जाना। बंदी जिसको आपने पकड़ा हुआ है, प्रत्यक्षीकरण यानी जज के सामने पेश करना 24 घंटे के भीतर। फिर आता है परमादेश। परम आदेश की बात बोली गई है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परम आदेश, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी की जा सकती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ किसके संबंध में, रिपोर्ट मांगने के संबंध के अंदर की बात बोली गई है हमारे पास में। तो ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर रिट प्रकार के क्षेत्र पर। पहले हम आर्टिकल 30 तक पढ़ चुके थे, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 30 को, फिर इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे हमारे पास में, ठीक है। तो आर्टिकल 29 तक हम पढ़ चुके थे। फिर आर्टिकल 30 हमने देखा था कि अल्पसंख्यकों को क्या है, भाषाई और धार्मिक, कि अपने रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, और अपने अल्पसंख्यक वर्ग किसी संपत्ति के अनिवार्य के बिना क्षतिपूर्ति रकम से क्या है, उन्हें अधिकार निर्बंधित नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। और राज्य आर्थिक सहायता के द्वारा अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 2 केस हमने देखे थे। सबसे पहला क्या केस देखा था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य 1974, और TMA पाई फाउंडेशन 2002 की बात बोली गई है। फिर इसके बाद में अपनी शासी निकाय चुनने का अधिकार होगा, जिससे क्या है, संस्थापकों को भरोसा होगा कि वो संस्था को भली भांति चला सकेगा। शिक्षण कर्मचारी जो भी अपना एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको क्या है, कार्यवाही, अगर वो कर्तव्य जो उनको प्रदान किया गया है उसमें अगर वो लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ भी विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार किया गया है। और अपने पसंद के अर्थ विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने और सुसंगत शुल्क ढांचा स्थापित करने की बात बोली गई है। अपनी संपदा और परिसंपत्तियों को हितों में रखने की बात बोली गई है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, ठीक है। और फिर वही बात वापस आ जाती है। और पाठ्यक्रम निर्धारण और योग्यता निर्धारण, ये सब क्या है, राज्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के कल्याण के लिए बना सकेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो शर्तों की बात बोली गई है कि राज्य क्या है, उपयुक्त शर्तें लगा सकता है और 30(1) के अधिकारों को कमजोर नहीं कर सकता। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा बोला है। संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या रिट जारी करता है हमारे पास में, ठीक है। 5 प्रकार की रिट हमने देख ली थी। सबसे पहले आर्टिकल 32 में क्या है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, और हाईकोर्ट अन्य राज्यों को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 359 को छोड़कर आर्टिकल 32 को कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो आर्टिकल 359 को तो निलंबित किया जा सकता है, परंतु आर्टिकल 32 जो है उसको कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। 359 और आर्टिकल 359 और बोलिए आर्टिकल 32 की बात बोलिए हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट पॉइंट है अपने पास में, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब 5 प्रकार की रिट देखिए हमने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसके बाद हम कल बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या बात बोली है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के अंदर क्या बात बोली गई है। तो आप आज की रिवाइज करके आना। आज हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार जो पढ़ा था उसको हमने देख लिया 24 को। उसके बाद हमने देखे 4 आर्टिकल, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27 और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। उसके बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार हमने देखे आर्टिकल 29 के अंदर और आर्टिकल 30 के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे वो है रिट के प्रकार, कि किस प्रकार से रिट जारी होती है, 5 प्रकार से, ठीक है। तो एक एक की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। और जो क्रॉन्च एकेडमी पर जो अन्य टीचर्स है उनकी वीडियोस, जो कि मैम हमारी किरण मैम मैथ पढ़ाती है, हमारे अरुण सर की मैथ की क्लास डेली लाइफ सुबह परसेंटेज की होती है, तो उनको भी सपोर्ट करें आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।